जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर फिजिक्स लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पर इस वीडियो में फिजिक्स की बात करने वाले हैं। लेकिन आपको इस चैनल पर फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए प्रीवियस ईयर के माध्यम से हम सारी स्टडी करेंगे, यानी कंप्लीट स्टडी करेंगे। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, हर वीडियो थोड़े से लंबे होंगे, क्योंकि उसमें हमें इस तरह से कंसेप्ट की बात करनी है कि आपको पेपर में कोई दिक्कत ना हो। तो उस तरह से हम कंसेप्ट की बात करने वाले, थोड़ा सा डीप जा करके कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर के, ऐसा नहीं कि फालतू में डीप घुस गए। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम डीप जाकर के बात करेंगे, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन तक ही सीमित नहीं रहेंगे। क्वेश्चन के साथ साथ कुछ थ्योरी भी कवर करेंगे, जिससे कि हमें कुछ ना कुछ चीज़ें दिमाग में हम लेते रहें और जो कि हेल्पफुल होंगी एग्जाम के लिए। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो अगर आपको हिस्ट्री का प्रीवियस ईयर चाहिए, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का और साथ साथ में इंग्लिश के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज चल रही है। एनडीए की वोकैब की एक सीरीज चल रही है, जो कि 2022 से लेकर के सारे करा रहे हैं हम। अभी 2017 का सेकंड वीडियो हमने अपलोड कर दिया है, तो वहां तक आप देख सकते हैं। इसके बाद में धीरे धीरे अपलोड होते जाएंगे। और ऐसे ही स्पॉटिंग एरर्स की हमने 5 सालों का एक वीडियो बनाकर डाल दिया है। और जो ईडियम्स आ रहे थे 2017 के बाद से, तो उन ईडियम्स का एक वीडियो बना दिया गया है, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं, 5 सालों का ईडियम्स। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसे कि ये इट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल फॉर द सीडीएस एंड एयरफोर्स, क्योंकि जो सीडीएस और एयरफोर्स के क्वेश्चन होते हैं ना, वो एनडीए के ही इक्विवेलेंट होते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि पहला दिया हुआ है, 400 जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस विशिष्ट ऊष्माधारिता के किसी द्रव्य का द्रव्यमान क्या होगा जब 20 किलो जूल ऊष्मा प्राप्त होने पर तापमान 15 से 25 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो हम कुछ बात कर लेते हैं। दो फार्मूले होंगे, आपने सुने और देखे होंगे। एक Q इक्वल टू MC डेल्टा टी और एक Q इक्वल टू S डेल्टा टी सॉरी। तो यहाँ पर हम इनकी कुछ इंपॉर्टेंस की बात कर लेते हैं। जो C है, यहाँ पर C जो है विशिष्ट ऊष्माधारिता है। आप इनको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, अगर ना समझ में आए तो आप वीडियो पीछे जाकर देख सकते हैं दोबारा। जैसे जो C है वो विशिष्ट ऊष्माधारिता है, लेकिन जो S है वो सिर्फ और सिर्फ ऊष्माधारिता है। तो जो S होता है अपना, वो द्रव्यमान पर निर्भर करता है, और जो C होता है यानी विशिष्ट ऊष्माधारिता होती है, वो वैद्युत चालन में एक लेसन है। उसमें एक विशिष्ट प्रतिरोध नामक वर्ड आता है, जिसे हम प्रतिरोधकता भी बोलते हैं। तो उसी की तरह यह भी पदार्थ के तापमान पर निर्भर करती है तथा पदार्थ के गुण पर निर्भर करती है। और ये जो C होता है, यह पदार्थ की लंबाई, क्षेत्रफल इत्यादि पर निर्भर नहीं करता है। तो ये तो कुछ कंसेप्ट की बात हो गई। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो Q इक्वल टू MC डेल्टा टी तो हमने देखा, MC डेल्टा टी। तो हम Q जानते हैं कि Q यहाँ पर ऊष्मा, Q जो है ये ऊष्मा है, M द्रव्यमान है और डेल्टा टी तापमान में परिवर्तन है, और C विशिष्ट ऊष्माधारिता अभी बात हो चुकी है। और जो ऊष्मा है तो हम इसको लिख लेते हैं 20 किलो जूल। तो 1 किलो को बदलेंगे तो यहाँ पर 1000 से हमें गुणा करना होगा। 1000 इक्वल टू, अब हो गया M तो हमें पता नहीं, M यहाँ पर हम लिख देते हैं। C की हमें वैल्यू पता है 400 है। और जो हमारा डेल्टा टी यानी तापमान में परिवर्तन, कितना परिवर्तन हुआ? 10 डिग्री सेल्सियस का। 15 से जब 25 होगा तो आप समझ सकते हैं कि 10 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस आया। तो हम 25 में 15 घटा देंगे तो यहाँ पर 10 लिख देंगे। तो यहाँ पर 0 से ये 0 कैंसिल हो जाता है, 1 0 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो जाते हैं। तो इधर बचता क्या है? इधर 20 है, यानी 2 और 0 आपको दिख रहा होगा, यानी 20 है। और इस वाले 4 को जब हम इधर लेके आएंगे तो बटे में तो 4 हो जाएगा। तो जब 20 को 4 से भाग देंगे तो आएगा 5। तो यानी M का मान कितना आ जाएगा? 5 किलो। तो यानी 5 किलो द्रव्यमान था इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आप इसको एक बार अपनी कॉपी में लगाएं तो आपको और ज्यादा क्लियरिटी हो जाएगी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जैसा कि अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा, विशिष्ट गुप्त ऊष्मा की वह मात्रा है जो उस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान को। तो इस क्वेश्चन के पहले हम थ्योरी समझ लेते हैं, तब हम आगे मूव करेंगे। तो दो तरह की गुप्त ऊष्मा होती है, एक वाष्पन की गुप्त ऊष्मा और एक गलन की गुप्त ऊष्मा। तो जो वाष्पन की गुप्त ऊष्मा होती है, उसमें ऐसा सिस्टम होता है कि बिना ताप बदले, यानी विदाउट द चेंजिंग ऑफ द टेम्परेचर, बिना ताप बदले जब द्रव से वाष्प बन जाए, कोई चीज वाष्प बन जाए, मतलब बिना ताप बदले द्रव से वाष्प में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, उसे ही हम विशिष्ट गुप्त ऊष्मा कहते हैं, वाष्पन की विशिष्ट गुप्त ऊष्मा। तो इसमें देख लेते हैं किसमें बिना ताप बदले की बात कर रहा है। पहले वाले में कहता है तापमान में परिवर्तन, तो ये तो हमारा गलत हो गया। लास्ट में कहता है तापमान में परिवर्तन, ये भी हमारा गलत हो गया। और जो सेकंड और थर्ड है, ये कहते हैं तापमान में बिना परिवर्तन, तो दोनों तो सही है।
लेकिन आगे लिखा हुआ द्रव अवस्था से वाष्प, हमें क्या करना था, द्रव से वाष्प में ही ले जाना था, और इसमें बोल रहा है वाष्प से द्रव अवस्था, तो हमारा सी भी गलत हो जाता है। इस तरह हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाता है। तो हमने वाष्पन की विशिष्ट गुप्त उष्मा की बात कर ली। अब हम गलन की गुप्त उष्मा की बात करते हैं। गलन की गुप्त उष्मा वह उष्मा होती है जो कि ठोस से द्रव, देखो हमने उसमें बात की थी कि द्रव से वाष्प हो जाता है, लेकिन यहाँ पर ठोस से द्रव में परिवर्तित होता है बिना ताप बदले। ये आप एक वर्ड याद रखिए, बिना ताप बदले जितनी उष्मा हमें देनी पड़ती है ठोस से द्रव में बदलने के लिए, तो उसे ही हम गलन की गुप्त उष्मा कहते हैं। तो अगला देखते हैं। अगला जैसे कि दिया हुआ है, किसी दिए गए द्रव के पृष्ठ से वाष्पीकरण की दर कब अधिक तेजी से होती है। तो वाष्पीकरण के बारे में हम कुछ समझ लेते हैं। जैसे कि वाष्पीकरण है, तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया जो होती है, तो पहली बात तो पृष्ठीय क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। पृष्ठीय क्षेत्रफल पर जितना हम पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ाएंगे, जैसे कि एक बाल्टी आपने रखी, तो एक बाल्टी रखी तो उससे वाष्पीकरण की दर कम होगी, क्योंकि उसका जो सरफेस का क्षेत्रफल, पानी के सरफेस का जो ऊपर का पानी होता है, उस पानी के सरफेस का क्षेत्रफल कम है, इसलिए कम होगी। और वही आप टब में रखेंगे तो उससे वाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगी, यानी जो पृष्ठीय क्षेत्रफल के अनुक्रमणपाती होती है। पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है और पृष्ठीय क्षेत्रफल घटाने पर वाष्पीकरण की दर घट जाती है। और देखते हैं कि वाष्पीकरण किस पर निर्भर करता है। दूसरी चीज जो वाष्पीकरण होता है वो तापमान पर भी निर्भर करता है। जैसे कि जो द्रव रखा है आपने, तो यानी जो पानी रखा है आपने, तो पानी अगर ज्यादा गर्म होगा तो उतनी ही जल्दी वाष्पीकृत होगा। जैसे कि आप कभी पानी गर्म करने के लिए चढ़ाते हैं, तो जब ज्यादा पानी गर्म होता है ना, तो उतनी ही जल्दी ऊपर आपने देखा होगा कि जब कोई ढक के बर्तन पका रहे होंगे तो उसके नीचे बूंदें लटक जाती हैं, वो वाष्पीकरण हो जाता है उसका। तो ताप जितना अधिक होगा उस द्रव का, यानी उस तरल का, तो उतनी ही जल्दी वाष्पीकरण होगा। तो ये ताप के अनुक्रमणपाती होती है, यानी ताप बढ़ने पर वाष्पीकरण बढ़ जाता है। ताप बढ़ने पर वाष्पीकरण बढ़ता है और ताप घटने पर वाष्पीकरण की दर घट जाती है। और जो अगला है, एक तीसरा पॉइंट है आर्द्रता, यानी नमी, कि जैसे कि एयर है यानी वातावरण है, उसमें अगर नमी बढ़ जाएगी तो वाष्पीकरण की दर घट जाएगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपने महसूस किया होगा कि जैसे कि अगर वातावरण खुद ही ठंडा है तो वो पानी क्यों लेगा अपने लिए। तो यानी जो आर्द्रता है, आर्द्रता अगर बढ़ती है तो वाष्पीकरण की दर घटती है, आर्द्रता बढ़ती है तो वाष्पीकरण की दर घटती है, और अगर आर्द्रता घट जाती है तो वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। जैसे कि आपने सर्दियों में देखा होगा तो हवा में जो होती है, एयर में आर्द्रता आ जाती है, इसलिए वहां पर वाष्पीकरण की दर कम हो जाती है। तो चलते हैं, इसमें हम देख लेते हैं कौन सा सही होगा। ऑप्शन नंबर ए दिया, जब तापमान उच्च हो तो द्रव का पृष्ठीय क्षेत्रफल वृहत हो। कब अधिक तेजी से होगा, हमें तेजी से देखना है। तापमान उच्च हो, हाँ ये भी बात सही, द्रव का पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए ही राइट हो जाएगा, क्योंकि तापमान बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ती है और वैसे ही पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने पर भी वाष्पीकरण की दर बढ़ती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और इन सबको पढ़ने से हमारा थोड़ा सा टाइम भी वेस्ट होगा। तो चलिए चलते हैं अगले की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा अथवा कौन से दो विद्युत आवेशों के बीच धनात्मक बल के अस्तित्व की सटीक रूप से व्याख्या करता है? ए, दोनों आवेश धनात्मक है, बी, दोनों आवेश ऋणात्मक है, सी, दोनों आवेश विपरीत आवेशित हैं। तो हम इनके बारे में जान लेते हैं। जैसे कि आपने एक फॉर्मूला सुना होगा, F = Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। यहाँ पर K लगा लीजिएगा, एक K, क्योंकि 1/4πε0 हमने नहीं लिखा, तो यहाँ पर आप K लिख लीजिएगा एक नियतांक के रूप में। Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, क्योंकि हमें इससे इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, इसलिए हमने इसको लिखा। तो यहाँ पर हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। तो जैसे कि F = Q1 Q2 बटे, तो अगर चार्ज दोनों, पहला ऑप्शन दिया था कि दोनों आवेशित हैं, दोनों आवेश धनात्मक है, तो यानी दोनों धनात्मक है, तो Q × Q अपॉन R स्क्वायर। तो इससे देखेंगे आप, यहाँ पर कोई निगेटिव साइन नहीं है, F = यहाँ पर कोई निगेटिव साइन नहीं है, तो ये धनात्मक बल को प्रदर्शित कर रहा है। किस बल को? धनात्मक को। और जब हम माइनस यानी दोनों आवेश को ऋणात्मक कर देते हैं तो -Q × -Q, तो माइनस माइनस मिलके प्लस बना देते हैं, तो ये भी धनात्मक को पॉजिटिव, मतलब धनात्मक आवेश को प्रदर्शित करे। जैसे कि F = -Q × -Q अपॉन R स्क्वायर। तो ये -Q और माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा Q² बटे R स्क्वायर। यानी ये भी एक पॉजिटिव बल को ही प्रदर्शित करेगा, क्योंकि अगर Q कितना भी ऋणात्मक हो जाए, अब यहाँ पर Q को आप ऋणात्मक भी रख लेंगे तो भी किसी भी ऋणात्मक संख्या का स्क्वायर जो भी होगा वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, और R भी हमेशा पॉजिटिव है, क्योंकि स्क्वायर जो होता है हमेशा पॉजिटिव आता है।
तो यहाँ पर तो मतलब ये जो F है ये भी धनात्मक हो गया। तो हमें पूछ रहा है कि धनात्मक बल के अस्तित्व की कब व्याख्या करेगा, यानी धनात्मक बल के, तो यानी 1 और 2 कथन हमारे सही हैं। और तीसरा कथन है जब आवेश विपरीत हो, तो जब आवेश विपरीत हो तो इसके लिए देख लेते हैं एक F इक्वल टू जब एक है माइनस क्यू और एक है प्लस क्यू, एक माइनस क्यू एक प्लस क्यू, तो आप इसको देखेंगे तो ये निकल के आएगा माइनस तो हमारा लगा ही रहेगा क्यू स्क्वायर बटे आर स्क्वायर, तो यानी ये इतनी टोटल चीज जो है हमारी पॉजिटिव है तो ये आगे माइनस लग जाता है, तो ये बल निगेटिव हो जाएगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। यानी जो हमारा कथन है ये तीसरा कथन गलत है, यानी दोनों आवेश अगर विपरीत होंगे तो बल धनात्मक नहीं होगा, ऋणात्मक बल आएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए और बी 1 और 2 सही है, इसका ये सही है ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं, 50 ओम प्रतिरोध के एक वैद्युत तार को 5 बराबर तारों के रूप में काटा गया, तत्पश्चात इन तारों को पार्श्वक्रम तो आप समझते होंगे पैरेलल में जोड़ा गया, यानी समांतर क्रम में। इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो 50 वाले को अगर हम 5 बराबर भागों में बांटेंगे तो 10-10 के कट जाएंगे, 10-10 के, तो 10-10 के जब 5 कट गए तो इनको जब पार्श्वक्रम में जोड़ेंगे तो प्रतिरोध को जब हम पार्श्वक्रम में जोड़ते हैं, यानी क्या बोलते हैं समांतर क्रम में, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस ऐसे करके जहाँ तक हमें बढ़ाना होता है वहाँ तक बढ़ा लेते हैं। तो 1/r इक्वल टू 1/10 ऐसे ही करके हमारा सेम 5 बार आएगा 1/10 1/10 1/10, ये 4 टाइम हो गया, ये 1/10। तो जब हम एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम 10 आ गया, तो ऊपर जितने हैं उनको जोड़ दे 5, तो यानी हमारा क्या आ जाएगा 1/r इक्वल टू 5/10। तो इसको जब हम पलटते हैं r इक्वल टू तो 10/5, तो यानी आ जाएगा हमारा 2 ओम, 2 ओम हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो कहा गया, हाँ ये एक वियुक्त धन आवेशित चालक गोली के कारण बनने वाली विद्युत रेखाएं कैसी होती हैं? तो ये आप हम एक चित्र के माध्यम से समझेंगे। तो जैसा कि ये चित्र आपने इंटर की बुक है, ये इंटर की बुक का हमने चित्र खींचा है, तो आपने देखा है कि ये जो वैद्युत क्षेत्र है, ये देखिए यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र किस ओर है, बाहर की ओर है, और किस मतलब यहाँ पर केंद्र है और केंद्र से बाहर की ओर वैद्युत क्षेत्र है। तो देख लेते हैं यहाँ पर क्या ऑप्शन है। चालक पृष्ठ से स्पर्शी रेखा पर, स्पर्शी रेखा जैसे कि ये गोला खींच दिया, तो जब स्पर्श रेखा ऐसे खींची जाती है, तो आपने कई बार स्पर्श रेखा पढ़ी होगी, यहाँ पर स्पर्श रेखा खींची जा सकती है किसी भी बिंदु से, तो स्पर्श रेखा पर तो नहीं है वो। चालक पृष्ठ से संपूर्ण पर, हाँ ये तो बात है कि ये चालक पृष्ठ से संपूर्ण पर, जैसे कि ये चालक है, ये चालक यहाँ पर है, तो इससे संपूर्ण पर यानी 90 डिग्री पर तो है ये। तो हम इसको देखते हैं, चालक से संपूर्ण पर गोले के केंद्र की ओर, तो गोले के केंद्र की ओर ये भी बात गलत है, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर गोले का केंद्र है और गोले के केंद्र से बाहर की ओर है ये, तो यानी ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों गलत हो जाते हैं। अगला है चालक पृष्ठ से किसी भी कोण पर, तो आपने देखा कि ये जो विद्युत क्षेत्र होता है ये हमेशा 90 डिग्री के कोण पर ही होता है, ये भी गलत हो जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इसलिए नहीं, क्योंकि हमने अभी लॉजिक से बात कर ली ना कि चालक के पृष्ठ से संपूर्ण पर और साथ साथ में गोले के केंद्र से बाहर की ओर, तो ये आप चित्र देख सकते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और चाहे तो ये आप बुक से देख सकते हैं, कक्षा 12th की बुक है। अगला है किसी प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति 3 हर्ट्ज है, इसका क्या आशय है? 3 हर्ट्ज मतलब 3 साइकिल पर सेकंड, इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन था, तो हम समझ लेते हैं। आवृत्ति का मात्रक साइकिल पर सेकंड अथवा हर्ट्ज होता है, यहाँ पर हर्ट्ज सही से नहीं लिखा, यहाँ पर ऐसे लगना हर्ट्ज होता है। घरों में प्रयुक्त होने वाली प्रत्यावर्ती वोल्टता अथवा धारा की आवृत्ति 50 साइकिल पर सेकंड अथवा 50 हर्ट्ज होती है। यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि घरों में प्रयुक्त होने वाली आवृत्ति कितनी होती है, यानी 50 हर्ट्ज होती है, ये आप याद रख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्थात बिजली के तारों का अर्थात बिजली के तारों का बल्ब प्रत्यावर्ती धारा 1 सेकंड में 50 बार एक दिशा में तथा 50 बार दूसरी दिशा में प्रवाहित होती है। यानी जो प्रत्यावर्ती बल्ब हैं उनमें जो धारा होती है वो 1 सेकंड में 50 बार एक दिशा में, 1 सेकंड में और दूसरी बार दूसरी दिशा में प्रवाहित होती है, क्योंकि एक साइकिल में धारा 2 बार शून्य होती है। आपने ये तो पढ़ा ही होगा कि एक साइकिल जब चलती है तो उसमें धारा 2 बार शून्य होती है, तो 1 सेकंड में बल्ब जो 100 बार जलते हैं और 100 बार बुझते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि जो LED बल्ब वगैरह हम लोग घर पे लगाते हैं वो बड़े बड़े 9 वाट के 16 वाट के ऐसे करके, तो वो जो 1 सेकंड में वो 100 बार जलते हैं, 100 बार बुझते हैं, लेकिन हम लोग देख नहीं पाते हैं। तो अगला जैसा कि दिया, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक है? प्रतिरोधकता की हमने भी बात की, जैसे कि विशिष्ट प्रतिरोध हमने अभी वहां पर बोला था, विशिष्ट प्रतिरोध
विशिष्ट प्रतिरोध और जो विशिष्ट ऊष्माधारिता है वो एक दूसरे के समान ही होते हैं लगभग, क्योंकि उनके गुण समान होते हैं, जो कि पदार्थ के गुण पर निर्भर करते हैं। यानी ये तापमान पर निर्भर करते हैं तथा पदार्थ के गुण पर निर्भर करते हैं, ये लंबाई क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करते हैं। तो ये जो हम देख लेते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, रो इक्वल टू आर इंटू ए अपॉन एल। तो रो का हमें नहीं पता है मात्रा क्या होता है, लेकिन हम आर का जानते हैं, ओम होता है। ए का क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर के लिए हम एल स्क्वायर का प्रयोग करते हैं। अरे मीटर स्क्वायर के लिए हम मीटर स्क्वायर लिख दिए, और नीचे एल यानी ये जो एल है लंबाई, इसके लिए मीटर लिख दिया। तो इस नीचे वाले मीटर से ऊपर वाला मीटर कट जाता है, तो यहाँ पर एक ही मीटर बचेगा। सॉरी, अरे क्या हो गया, हाँ यहाँ पर 1 मीटर बचता है। तो 1 मीटर बचता है, तो यानी ये ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा, ओम इंटू मीटर। तो इस फॉर्मूले से आप इसको बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, आर इंटू ए अपॉन एल। यह फॉर्मूला याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है 240 वोल्ट की घरेलू आपूर्ति में 60 वाट के एक तप्तदीप बल्ब को आलोकित करने के लिए कितनी विद्युत धारा की आवश्यकता होगी। तो अपने फार्मूला मतलब P के बराबर में कई फार्मूले पढ़ेंगे। एक होता है P इक्वल टू VI, एक ऐसे ही होता है I स्क्वायर R, एक ऐसे होता है V स्क्वायर अपॉन R। ये 3 फार्मूले तो आपने मतलब ये साथ ही में चलते हैं, फार्मूले अक्सर साथ ही में लिखे होते हैं। तो हमें इसमें यूज़ करना है P इक्वल टू VI। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर V भी दे रखा है और P भी दे रखा है, हमें I निकालना है। तो यहाँ पर I की बात की तो हम P रख लेते हैं, कितना है 60 वाट, और V कितना है 240, और I हमें पता नहीं। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 6 से जब 4 को काटेंगे तो 6 चौको 24 यानी 4 आ जाएगा। तो ये कितना लिखा हुआ था यहाँ पर 1 इक्वल टू 4 इंटू आई। तो जब 1 के बट्टे में 4 आएगा तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, 0.25 आ जाएगा। 1 को जब 4 से भाग देंगे तो हमारा 0.25 आ जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हो जाएगा। यानी 0.25 एम्पियर की हमें आवश्यकता होगी एक बल्ब को आलोकित करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, किसी विद्युत वाही सीधे तार द्वारा तार से बाहर किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किस बात पर निर्भर करता है। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा जो कि तार के लिए होता है, B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई आर, और इधर होता है साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। तो उससे कोई मतलब नहीं, हमें अभी इनसे देखना है। इससे व्युत्क्रम दूरी पर, तो दूरी, हाँ ये बात सही है कि इससे व्युत्क्रम दूरी पर, और दूसरा इससे इस दूरी के अनुलोमता, इससे दूरी के अनुलोमता, इससे लघु दूरी पर व्युत्क्रम तथा इससे दीर्घ दूरी पर अनुलोमता। तो ये दोनों गलत हैं। अनुलोमता मतलब व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, यानी व्युत्क्रम रिलेशन, जैसे कि V प्रोपोर्शनल 1 अपॉन R। तो ये व्युत्क्रम रिलेशन है, उल्टा रिलेशन है। इससे दूरी नहीं, लघु दूरी पर अनुलोमता और दीर्घ दूरी पर, ये सब गलत बातें। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। जैसा कि अभी फार्मूला हम देख चुके हैं कि B इक्वल टू म्यू नॉट हटाओ I अपॉन R, हमें इसके प्रोपोर्शनल रखना है। यानी I अगर बढ़ेगा तो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा, और R यानी दूरी बढ़ेगी उस बिंदु से, तो ये चुंबकीय क्षेत्र घटेगा। तो जैसे कि यहाँ पर कोई भी तार खींच दिया, ऐसे तार खींच दिए, यहाँ पर हमें निकालना है। तो जब ये दूरी बढ़ेगी तो चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव इधर घटता जाएगा, और अगर इस बिंदु को हम यहाँ ले आते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव बढ़ जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है, गुरुत्वीय स्थिरांक की विमा यानी डायमेंशन क्या होगी। तो गुरुत्वीय, तो आप जानते होंगे एक फार्मूला M इक्वल टू G m1 बटे R स्क्वायर, ये तो सबको पता होता है। तो हमें इस G की विमा बतानी है। तो G की विमा बताने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं, G हम इधर उधर पलटा कर रहे हैं, M इक्वल टू R स्क्वायर बटे M1 अपॉन M2। इसको आप उसी फार्मूले से आगे पीछे रख सकते हैं। तो M का आप जानते हैं कि M L T माइनस 2 होती है, और R स्क्वायर की विमा L2 होती है, और बटे में M1 इंटू M1, 2 M है ना, तो एक M से ये एक M हट जाएगा। तो यहाँ पर L2 है, यहाँ पर L है, तो L3 हो जाता है अपना, L3 T माइनस 2 ये हो गया। और ये जो एक M है ये ऊपर आएगा तो M माइनस 1 आ जाएगा, यानी M माइनस 1 L3 T माइनस 2, इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आप इसको इस फॉर्मूले के तहत अपनी कॉपी में लगाएं तो बहुत जल्दी समझ में आएगा और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो अगला क्वेश्चन दिया 69, एक गेंद को 40 मीटर पर सेकंड की चाल से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका गया, गेंद को अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचाने में कितना समय लगेगा। तो आपने 3 फॉर्मूले पढ़े होंगे इससे रिलेटेड, एक V इक्वल टू ए प्लस टी, V इक्वल टू ए प्लस टी, सॉरी V इक्वल टू U प्लस ए टी, ये है, मैं पगला गया हूँ। U इक्वल टू एक अगला आता है V इक्वल टू U प्लस ए टी,
एक आता है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर, यू स्क्वायर है ये यू है, प्लस 2as। एक आता है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इन तीनों में से हमें एक फार्मूला यूज करना है। तो यहाँ पर हमें क्या क्या दे रखा है हम ये देख लेते हैं। एक तो दे रखा गेंद को प्रारंभिक चाल, मतलब उन्होंने कहा गेंद को इतनी चाल से ऊर्ध्वाधर ऊपर की फेंका गया। ये जो 40 है ये हमारी शुरुआत की चाल है कि हम इतनी चाल से फेंक रहे हैं ऊपर की ओर। गेंद को अधिकतम ऊंचाई, आप जानते हैं कि जब गेंद अधिकतम यानी मैक्सिमम ऊंचाई पर पहुंचेगी तो वहां पर उसका जो वेलोसिटी होगी वो जीरो हो जाएगी, यानी फाइनल वेलोसिटी उसकी जीरो हो जाएगी। तो हमारा जो v है यानी v जिसे हम फाइनल वेलोसिटी कहते हैं, अंतिम वेग, तो वो जीरो हो जाएगा। तो v इक्वल टू, और जो u है हमारा, u हमारा 40 दे रखा है, 40 यानी ये प्रारंभिक वेग है, प्लस 80। तो जब आप एक जानते होंगे कि जब हम पृथ्वी से दूर किसी चीज को फेंकते हैं, पृथ्वी से दूर, तो हम g का मान निगेटिव लेते हैं, और जब कोई चीज पृथ्वी की ओर आती है तो हम g का मान पॉजिटिव लेते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर हमारा फॉर्मूला लगेगा v इक्वल टू यू माइनस जी टी, या हम 80 भी बोल सकते हैं। तो v की हम बात कर चुके हैं, क्योंकि जब वो अधिकतम ऊंचाई पर होगी तो v का मान 0 हो जाएगा, और जो u है ये 40 है, और g का मान हम जानते हैं 10 होता है, t का मान हमें पता ही नहीं है। तो हम इसको जब आगे पीछे करते हैं तो इस 40 को इधर ही रहने दो, इस 10 माइनस टी को इधर उठा के ले आए, 10 टी को इधर ले आए और 40 इधर है, तो 0 से 0 कैंसिल, तो यानी t इक्वल टू 4 सेकेंड, हमारा 4 सेकेंड टाइम लगेगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 मीटर लंबे लोलक का दोलन काल लगभग किसके बराबर हो? आपको लगभग में बताना, इन्होंने पहले ही बोल दिया कि लगभग बताना है। तो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। तो g का मान तो आप जानते हैं 10 होता है, 10 होता है, तो l की वैल्यू हमने रख दी 1 अपॉन 10। तो जब आप 10 का अंडर रूट निकालेंगे तो ये अप्रॉक्स में 3.16 के आसपास आता है, 3.16 और डैश 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 आगे करके, तो इसका मान तो हमारा हो गया 3.16। और अभी इधर हमने बात की थी t इक्वल टू 2 पाई, तो पाई का मान हमारा क्या होता है 3.14, और जो अंडर रूट 10 की वैल्यू क्या आई थी, अंडर रूट 1 अपॉन 10 की वैल्यू आई थी, इसको हमने निकाली थी वैल्यू 3.16। तो हम जब इसको देखेंगे तो ये लगभग में ये दोनों कट जाएंगे, तो हमारा इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। लगभग में 2 सेकंड के आसपास इसका आवर्तकाल होगा, यानी दोलन काल होगा, आवर्तकाल भी कह सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाता है। अगला है किस कारण तारे टिमटिमाते हैं? तो ये तो बहुत ही फेमस चीज है कि जो वायुमंडल में अपवर्तन की घटना के कारण ही तारे टिमटिमाते हैं। तो ये क्या है, तारे के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। तो देख लेते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट उदाहरण हैं अपवर्तन के कारण। उदाहरण पहला तारों का टिमटिमाना, दूसरा सूर्योदय तथा सूर्यास्त के बाद सूर्य का दिखना। ये सूर्योदय तथा सूर्यास्त के बाद सूर्य का दिखना ये उदाहरण है अपवर्तन का, लेकिन जो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखना ये प्रकीर्णन का उदाहरण है, ये आप याद रखिएगा। ऐसे ही पानी से जो भरी हुई बाल्टी है उसका जो तल होता है, नीचे की जो सतह होती है वो ऊपर उठी हुई दिखती है। और ऐसे जो हम कांच की स्केल से, आपने बचपन में कभी खेला हो, मैंने तो खेला, कांच की स्केल से देखने पर जो अक्षर होते हैं ना वो थोड़े से उठे हुए दिखते हैं, कोई भी चीज़ देखो तो थोड़ा सा अलग सी दिखती है। ऐसे ही पानी में डूबी हुई क्षण का तिरछा दिखना, जैसे कि आप कोई पानी में क्षण डाल देते हैं तो वो थोड़ी सी तिरछी दिखने लगती है, ऐसा लगता है कि वहाँ से थोड़ा सा टेढ़ी टाइप की है। और मछली का वास्तविक गहराई से ऊपर उठा हुआ दिखना, जब हम मछली को देखते हैं तो वो भी ऊपर उठी हुई दिखती है, और ऐसे मछली जब हम लोगों को देखती है तो हम लोग उसे दूर दिखाई देते हैं। इसकी 7 उदाहरण है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें याद रख सकते हैं, आगे पीछे घूम फिर कर पूछे जाते हैं। और जो तारों का टिमटिमाना है पिछले साल भी आ चुका है 2021 में। अगला क्वेश्चन है, किसी द्रव्यमान m को इसके विस्थापन के प्रति समांतर बल द्वारा एक क्षैतिज समतल पर पुली द्वारा खींचा जाता है, तो इसके द्रव्यमान m को खींचने में किया गया कार्य क्या होगा? तो आप एक फॉर्मूला जानते होंगे, W इक्वल टू एफ डॉट एस थीटा, एफ डॉट एस कॉस थीटा, एफ इंटू एस कॉस थीटा। तो प्रति समांतर क्या होती है, पहली तो ये चीज समझनी। एक समांतर होता है, जैसे कि कोई चीज है तो हम उसको अगर 0 डिग्री लेकर चलते हैं तो उसे हम समांतर बोलते हैं, यानी समांतर ऐसे। और जब हम प्रति समांतर की बात करते हैं तो उसी चीज के विरोध में, यानी 180 डिग्री पर हम किसी चीज को लेकर जाते हैं तो हम उसे प्रति समांतर बोलते हैं। तो 180 डिग्री यानी प्रति समांतर, तो हमारा मान हो गया एफ इंटू एस कॉस थीटा, यानी 180 की वैल्यू कितनी हो गई, -1 होती है। कॉस 180 की वैल्यू -1 होती है, तो उस हिसाब से हमारा जो मान होगा बल का मान ऋणात्मक, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा, क्योंकि जब माइनस एफ इंटू एस थीटा आ जाएगा, माइनस एफ इंटू एस आ जाएगा W इक्वल टू। तो अगला देखते हैं,
10 किग्रा द्रव्यमान का त्वरण कितना हो जिससे कि 5 न्यूटन बल परिभाषित किया जा सके। तो हमें जी की बात करनी है, तो बहुत ही बच्चों वाला फॉर्मूला है, m=m/g। तो यहाँ पर हमें 10 किग्रा दे रखा है, तो हमें f की बात करनी। f तो 5 दे रखा है और m हमें पता नहीं है, सॉरी m पता है, m 10 है और g हमें नहीं पता है। तो जब इसको हम बटे में भेजेंगे तो यानी 5/10 आ जाएगा। तो 5/10 आ जाएगा तो ये जो जब यहाँ से 0 हटाएंगे तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, यानी 0.5 इसका आंसर हो जाएगा। 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वाला रखिएगा, 5 पॉइंट भी नहीं कर सकते, वैसे भी 5 पॉइंट ज़्यादा है। और सेंटीमीटर की हम बात नहीं करते क्योंकि हम यहाँ पर SI मात्रक में बात करने वाले हैं। 52 किलो द्रव्यमान का एक लड़का 3 किलो द्रव्यमान की किसी स्थिर ठेला कार, मतलब ठेला यानी जो भी गाड़ी है उस पर कूद पड़ता है 2 मीटर पर सेकंड की गति से। तो ठेले में घर्षण पहिए लगे हैं, तो ठेला गाड़ी की चाल से क्या ज्ञात करनी है हमको। तो आपने कंसेप्ट पढ़ा होगा कि जब प्रत्यास्थ संघट्ट होता है, संघट्ट के बारे में अगर आपने पढ़ा हो तो प्रत्यास्थ संघट्ट होता है तो जब चीजें कि ऐसे कोई गोला है, ऐसे कोई गोला है, ये दोनों गोले आपस में टकराकर अगर अलग हो जाएं तो उसे हम प्रत्यास्थ बोलते हैं। और अगर अप्रत्यास्थ संघट्ट वो होता है कि जब दोनों गोले टकराकर एक ही में जुड़ जाएं। यानी यहाँ पर क्या स्थिति पैदा हो रही है कि जब लड़का आता है तो उसी गाड़ी में बैठ जाता है, यानी दोनों चिपक गए एक ही से, तो तब वो एक निकाय बन जाते हैं, एक सिस्टम बन जाते हैं। तो इसी तरीके से ये अप्रत्यास्थ जो अलग हो जाते हैं बाद में। लेकिन अप्रत्यास्थ वो होता है जिसमें आ लगा होता है आगे। अप्रत्यास्थ वो होता है जब दोनों जुड़ जाता है। मतलब आ से आकर्षण लगभग कहीं ना कहीं हमें दिख रहा है कि वो आकर्षित हो जाते हैं, एक दूसरे में चिपक जाते हैं, इसलिए एक सिस्टम बन जाते हैं अप्रत्यास्थ संघट्ट में। और अप्रत्यास्थ संघट्ट की एक थ्योरी है कि इसमें जो होती है संपूर्ण ऊर्जा और इसका संवेग यानी मोमेंटम और इसकी एनर्जी नियत रहती है, कांस्टेंट रहती है। इसकी जो एनर्जी है, संवेग है, वो कांस्टेंट रहती है। तो आपने कांस्टेंट संवेग सुन लिया कि संवेग कांस्टेंट रहता है। तो उसी तरीके से जब वो लड़का उस पर कूदेगा, तो पहले का मतलब जब उसके पास पहले से मोमेंटम था जो उस लड़के के पास, वो मोमेंटम और उस गाड़ी का जो मोमेंटम था, उन दोनों का मोमेंटम यानी इनिशियल मोमेंटम, प्रारंभिक संवेग और फाइनल मोमेंटम दोनों समान होंगे। तो इस तरीके से जब हम इनिशियल मोमेंट की बात करते हैं तो लड़के का संवेग क्या था, लड़के का वेट था, आपने मोमेंटम का फॉर्मूला P=m/v तो आप जानते ही होंगे। तो उस तरीके से हम इसको देख लेते हैं। अरे इसको मिट जा, हाँ ठीक मिट गया। P=m/v फार्मूला आप तो जानते ही होंगे। तो जब लड़के का मोमेंटम की हम यहाँ बात करते हैं तो लड़के का मोमेंटम कितना था, अरे चलो यार, 52 किलो का लड़का था और वेग कितना था, 2 मीटर पर सेकंड। ऐसे ही जो गाड़ी थी उसको जोड़ते हैं, गाड़ी का मोमेंटम कितना था, 3 किलो का गाड़ी थी और जो वेग था उसका 0 था। और फाइनल मोमेंटम की बात करें तो फाइनल मोमेंटम जब दोनों निकाय जुड़ गए तो यानी दोनों का जुड़ा हुआ द्रव्यमान, और जब दोनों एक हो गए हैं तो उनकी स्पीड भी तो एक ही होगी। तो उस तरीके से उसकी स्पीड हमें पता नहीं, इंटू दोनों का द्रव्यमान कितना हो गया, 55। तो यहाँ पर जब इनको करते हैं तो ये तो 0 हो जाता है, इससे कोई मतलब ही नहीं। तो 52 × 2 है, तो इससे इतनी चीज से तो हमें कोई मतलब नहीं। तो इस 55 को इसके बटे में भेज देंगे तो हमारी ये फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी कि उनकी जो अंतिम वेग था वो क्या था। तो इसको आप भाग देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1.89 मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन में देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है। ये ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हो जाता है। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अपनी स्थिति अथवा स्वरूप में परिवर्तन के कारण पिंड यानी बॉडी द्वारा ऊर्जा को जो धारण की जाती है वो कौन सी ऊर्जा होती है। तो जब जैसे कि आप कोई चीज़ उठाते हैं उसको, जैसे कि डंबल उठाया, डंबल नीचे रखा है, डंबल को जब ऊपर उठाकर आप होल्ड करते हैं तो उस जो डंबल है, डंबल के द्वारा जो एनर्जी धारण की जा रही है वो स्थितिज ऊर्जा होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, क्योंकि उसकी हम स्थिति में परिवर्तन तो किए, जमीन से ऊपर की ओर ले आए, तो उसी स्थिति में परिवर्तन के स्वरूप उसके पास जो ऊर्जा कंजर्व होगी तो उसे हम बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। और गतिज ऊर्जा तो आप समझते हैं, जब कोई पिंड गति कर रहा होता है तो उसके पास में एक चलने वाली ऊर्जा होती है तो उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। ऐसे एक एग्जाम्पल आप याद रख सकते हैं, जैसे कि चिड़िया है, जब चिड़िया आसमान में उड़ रही हो तो उसके पास स्थितिज ऊर्जा भी है, गतिज ऊर्जा भी है। गतिज ऊर्जा इसलिए क्योंकि वो आगे की दिशा में आगे बढ़ रही है, और स्थितिज ऊर्जा इसलिए क्योंकि वो अपनी स्थिति को मेंटेन किए हुए, मतलब अपनी पोजीशन को मेंटेन किए हुए। और ऐसे ही एरोप्लेन में भी सेम कंडीशन होती है, उसमें भी स्थितिज और गतिज ऊर्जा दोनों होती हैं। तो अगला देखते हैं, कहाँ गया, हाँ,
तो इसका ऑप्शन नंबर तो आप बी इसका राइट हो जाएगा। ये जो है अपना आता है, एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 1 किलोहर्ट्ज और तरंग दैर्ध्य 50 सेंटीमीटर है, तो 1 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो आप एक फार्मूला, मतलब पहले तो हम लिख लेते हैं कि जो इसका फार्मूला देख लेते हैं क्या होता है। एक तो फार्मूला होता है v = n × लैम्डा। n यहाँ पर क्या है, आवृत्ति है, और लैम्डा क्या है, तरंग दैर्ध्य, और v क्या है, वेग है। ये तीनों चीजें हमें पता चल गई। v हम पहले निकाल लेते हैं। हम v क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें दूरी पता है। चाल हम निकाल लें तो हमें समय का पता चल जाएगा। चाल बराबर दूरी बटे समय का फार्मूला पढ़ा होगा, उस हिसाब से हमें ये निकालना है। दूरी यहाँ पर पता है, वेग हम निकाल लें तो समय पता चल जाएगा। तो उस हिसाब से अब हमको v निकालना है। तो n हमारा क्या है, यानी 1 किलोहर्ट्ज, यानी 10⁻3। एक से कोई मतलब ही नहीं रहा। किलो को हम किलो में ना लिख करके हर्ट्ज में लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें SI मात्रक में लेना है। और लैम्डा कितना है, 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर है तो हमको इसको मीटर में चेंज करना होगा, 50 × 10⁻²। तो इसको हम काट लेते हैं, तो यानी एक इसका 0 है। इसके जो 1 मिनट, यानी ऐसे लिख लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ था 1 किलोहर्ट्ज 1 × 10⁻3, यानी 1000 हम इसको बोल सकते हैं, और 50 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को जब हम मीटर में चेंज करते हैं तो उसको 100 से भाग देते हैं। तो 100 से हमने यहाँ भाग दे दिया। इस 1 0 1 0 1 0 1 0 कैंसिल, तो ये जो 50 है और ये 1 0 मिलके 500 बन जाता है। तो हमारा वेग कितना आ गया, 500 मीटर पर सेकंड। वेग कितना आ गया, 500 मीटर पर सेकंड। तो और हमारा एक फार्मूला था, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय, टाइम। तो दूरी कितनी, 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर को हमको मीटर में लिखना है, तो 1000 मीटर बटे टाइम हमें पता नहीं। चाल कितनी आई थी, 500। 1 0 1 0, ये सॉरी, ये 1 0 1 0 दोनों मतलब कैंसिल हो गए। 5 से भाग देंगे तो ये आएगा 2। अब इस t को उठा करके हम इधर लाएंगे, तो यानी t = कितना आएगा हमारा, 2 सेकंड। क्या आएगा आंसर, 2 सेकंड, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सभी वस्तुएं तरल में निमज्जित होने पर उत्प्लावकता से प्रभावित होती हैं। निजम्मित का मतलब है जब किसी चीज को डुबाते हैं पानी में, या आंशिक रूप से हल्का सा डुबाते हैं, बस पानी से उसको टच होना चाहिए सरफेस को, तो उत्प्लावकता से प्रभावित होती हैं। उत्प्लावकता आखिरकार क्या है, तो जो क्वेश्चन है 2021 में आया था सेकंड पेपर में, और सेम क्वेश्चन देखो 2022 के प्रथम में रख दिया। तो ये क्वेश्चन जो होते हैं ना, रिपीट होते हैं। जैसे कि तारों का टिमटिमाना अपवर्तन का कारण होता है, तो उसको क्वेश्चन भी वो सेम 2021 के सेकंड में आया था, उसको भी रख दिया। तो आपको इनसे कुछ सीख लेनी है कि कुछ क्वेश्चन इसको उठा के आगे भी रखे जा सकते हैं, तो आपको लगातार इनसे जुड़े रहना है। तो जैसे कि इसकी एक परिभाषा ही होती है सीधा सीधा, कि जब किसी पिंड को, यानी जब कोई बॉडी हो, पिंड हो, तो उसको जब हम द्रव में डुबाएं या गैस में डुबाएं, हल्का सा डुबाएं चाहे उसको पूरी तरह से डुबा दें, चाहे हम इसकी सरफेस पर रख दें, जैसे कि कोई कुछ भी चीज़ तैर रही है तो उसको हम चाहे पानी की सरफेस पर रख दें और चाहे उसको पूरा तरह मग्गे को डुबा दें, तो उस पर जो नीचे से ऊपर की ओर लगने वाला बल होता है, उस जो मग्गा है, मग्गे के नीचे जो लगता है बल, वो ऊपर की ओर एक बल लगता है, तो उसे हम बोलते हैं उत्प्लावकता। तो यानी इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। जैसे कि हमारी आवाज़ में ही आपको पता चल गया, ऊपर की ओर लगने वाला बल, तो ऊपर की ओर लगने वाला बल ऊपरीमुखी। ऊपरीमुखी मतलब मुख जो है उसका ऊपर की ओर है, ऊपरीमुखी, तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अधोमुखी, तो आपने इसको केमिस्ट्री में कई बार सुना होगा कि अधोमुखी विस्थापन के द्वारा अमोनिया को एकत्रित किया जाता है। तो अधोमुखी का मतलब होता है कि जैसे कि कोई बर्तन है उसको उल्टा रख दो, उस तरीके से। अगला है, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम के अनुसार यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, अंगूठा चालक की दिशा दर्शाता है, तो फैली हुई बीच वाली उंगली किसकी दिशा दर्शाएगी। तो देख लेते हैं, इसमें तो बहुत ही सरल है। तो अंगूठा यहाँ पर चालक की दिशा दिखा रहा है, ये भी क्लास 12 का वो है, क्या बोलते हैं, फिगर। और ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तर्जनी दिखा रही है, मतलब ये जो पहली उंगली होती है वो, और जो सेकंड उंगली है प्रेरित धारा की दिशा शो करती है। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आप इन चित्र के माध्यम से इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। इसको आप अपने घर पर भी ट्राई कर सकते हैं या किसी चालक के साथ भी ट्राई कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, दो प्रतिरोध R1 तथा R2 जो एक ही पदार्थ से निर्मित हैं, और समान मोटाई के हैं, एक वैद्युत बंद परिपथ में पार्श्व संयोजन, यानी पार्श्व संयोजन आप समझ गए होंगे कि पैरेलल में जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। यदि R1 तथा R2 की लंबाई दोगुनी है, R2 की लंबाई R1 की दोगुनी है, तो कुल प्रतिरोध किसके तुल्य होगा। तो इसको थोड़ा सा ऐसा डिस्कस करते हैं, जैसे कि एक हमने अभी फार्मूला बात करके ρ = R × A/L, A/L। देखो पदार्थ यहाँ पर समान है, जब पदार्थ समान होते हैं
यहाँ पर पदार्थ समान है, तो जब पदार्थ समान है तो हमें रो पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हमने अभी बात करके आए कि ये पदार्थ के गुण पर निर्भर करता है। जब पदार्थ बदलेगा तो ही रो बदलेगा। रो यानी प्रतिरोधकता है, यहाँ पर विशिष्ट प्रतिरोध जिसे कहते हैं। जब पदार्थ बदलेगा तो ही विशिष्ट परिरोध बदलेगा। तो ये तो मतलब चेंज ही नहीं हो सकता। और जो अगला दिया समान मोटाई, मोटाई का यहाँ अर्थ इस चीज से है कि ये जो क्षेत्रफल है यानी परिच्छेद क्षेत्रफल जिसे बोलते हैं, ये वाला क्षेत्रफल, तो ये मोटाई जब उसकी समान ही है तो मोटाई समान है, तो यानी ये क्षेत्रफल जो है ये बदलने वाला नहीं। तो सिर्फ चेंजमेंट किस में होगा, आर में होगा और एल में होगा। तो अब हमारा फार्मूला क्या बनता है कि जब ये ए और रो से कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा तो जो प्रतिरोध है लंबाई के अनुक्रमणानुपाती हो जाएगा। प्रतिरोध लंबाई के अनुक्रमणानुपाती हो जाएगा, यानी आर प्रोपोर्शनल एल। तो हम इसको लिख सकते हैं R1/R2 इक्वल टू L1/L2। तो इसमें साथ साथ में बोल दिया है कि R2 की लंबाई, जो R2 की लंबाई है वो R1 की दोगुनी है। तो R2 की लंबाई R1 की दोगुनी, तो यानी जो L2 है ना वो L1 के दोगुना है। तो इसी तरीके से हम यहाँ जब फॉर्मूले में रखते हैं तो R1/R2 इक्वल टू L1 क्या है, L1 ही है, L2 क्या है, 2L1 है। तो L1 हमारा कैंसिल हो जाता है। तो इसलिए जो आएगी वैल्यू, तो R1 की जो R2 की वैल्यू आएगी तो कितनी आएगी, 2R1। R2 की वैल्यू कितनी आएगी, R2 की वैल्यू आएगी 2R1। तो जब आपने देख लिया कि R2 की वैल्यू कितनी है 2R1, इधर चलते हैं थोड़ा सा, R2 की वैल्यू है 2R1। अब इनको हमने जोड़ दिया किसमें, पार्श्व क्रम, यानी आप समझ गए होंगे पैरेलल में जोड़ दिया, समांतर क्रम में। तो 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 जब रखेंगे तो हम R2 की जगह सीधे वैल्यू रख देते हैं 2R1। तो जब इनका एलसीएम लेंगे तो 2R1 यहाँ आ जाएगा, और तो R1 से R1 ये कैंसिल, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो 3 2R1। तो जब हम इनको क्या बोलते हैं इधर उधर ले जाएंगे, 1 मिनट, तो हमारा क्या आ चुका है 1/R इक्वल टू 3/2R1। तो इसको हम इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, तो यानी 2R1 जो किसके बराबर हो जाएगा, 3R के। किसके बराबर, 3R के। तो यहाँ पर ऑप्शन में देख लेते हैं 2R1 किसके बराबर है, 2R1 3R के। ऑप्शन नंबर ए ही हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, जैसे कि अगला दिया हुआ 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्या होगा जब लेंस से 5 सेंटीमीटर, क्या हो गया, हाँ, जब लेंस से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनता है, 5 सेंटीमीटर, यानी v इक्वल टू -5। देखो जो अवतल लेंस होता है, अवतल लेंस, इसमें जो दूरी होती है और फोकस दूरी होती है वो हमेशा निगेटिव में कंसीडर की जाती है। 1 मिनट याद कर लूँ, हाँ, जो फोकस दूरी होती है और जो वस्तु की दूरी होती है ये हमेशा निगेटिव में कंसीडर की जाती है, जबकि जो प्रतिबिंब की दूरी होती है पॉजिटिव में कंसीडर की जाती है अवतल लेंस में। और उत्तल लेंस में सिर्फ और सिर्फ वस्तु की दूरी निगेटिव होगी और सभी पॉजिटिव हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, एक फार्मूला आपने लेंस वाला होगा पढ़ा है, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो ये तो पढ़ा है 1/f, यानी f कितना है हमारा 10 सेंटीमीटर। तो हमें निगेटिव मतलब लेंस अवतल है इसलिए 1/10 रखा, और जो प्रतिबिंब की दूरी 5 सेंटीमीटर तो पॉजिटिव में 5 रख दिया यहाँ पर, माइनस 1/u सेम रख दिया। तो इस -1/u को उठा करके हम इस साइड लाएंगे, यानी लेफ्ट साइड लेकर के आएंगे इस तरफ। तो हमारा क्या फार्मूला हो जाएगा, 1/u इज इक्वल टू 1/5 माइनस 1/10। तो जब इसको हल करेंगे तो इसका एलसीएम 10 हो गया, तो 10 को 5 से काटेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, -1, यानी 1/10। तो हमारी u की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10। u इज इक्वल टू 10। और हम जानते हैं कि आवर्धन का जो फार्मूला होता है वो उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो दोनों के लिए समान होता है। तो m इज इक्वल टू होता है v/u। यहाँ पर माइनस नहीं लगता। अगर हम दर्पण की बात करते हैं तो वहाँ पर हम -v/u करते हैं, लेकिन यहाँ पर दर्पण नहीं है, ये लेंस है, तो v/u फार्मूला होता है। v कितना है हमारा 5 है और u कितना है 10। तो इसको जब हम काटेंगे तो 0.5 ही आ जाएगा अपना। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जैसे कि 2 kg द्रव्यमान 30 सेंटीमीटर 15 × 10 विमाओं का एक लकड़ी के डिब्बे को एक मेज पर रखा जाता है, जिसके मेज पृष्ठ यानी टेबल टॉप को स्पर्श करते हुए फलक 30 और 10 सेंटीमीटर है। यानी जो ये फलक और इसको थोड़ा सा हटा दूं, ये फलक जो है मेज को स्पर्श कर रहे हैं, जो कि 30 एक है, ये 30 है, ये मान लिया ये 10 है, तो ये दो स्पर्श कर रहे हैं। तो दबाव कौन डालेंगे, यही तो डालेंगे। और पढ़ने वाले दबाव लगभग क्या होगा, तो दबाव की हमें बात करनी कि कितना दबाव होगा।
तो आप एक फॉर्मूला जानते होंगे, P इज इक्वल टू एफ अपॉन ए। P मतलब प्रेशर और F अपॉन ए। F यानी फोर्स, A मतलब एरिया, क्षेत्रफल, यानी जो क्षेत्रफल, संपर्क क्षेत्रफल, जो अभिलंबवत दबाव डाल रहा हो हमें उस क्षेत्रफल की बात करनी है। तो अभिलंबवत दबाव डालने वाला नीचे वाला था 30 इंटू 10 वाला, तो जो हम बात करने वाले हैं जिसका द्रव्यमान हमें कितना पता था, द्रव्यमान 2 किलो द्रव्यमान, 2 किलो द्रव्यमान रखी, m की सॉरी जैसे P इक्वल टू एफ ए लिखा था तो F की वैल्यू हमें क्या पता होती है, mg, तो F की जगह mg होता है, तो m की जगह हम 2 लिख लेते हैं, 2 किलो, और g की वैल्यू कितनी होती है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ऐसे ही हमें लिखना है अब नीचे एरिया, एरिया कितना था, आप जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, तो लंबाई इसकी 30 थी और चौड़ाई कितनी थी 10, लेकिन ये दोनों कितने काहे में थे, सेंटीमीटर में। तो हम इनको, इसके लिए हमें भाग देना होगा 100 से, इसके लिए भी भाग देना होगा 100 से, यानी दोनों के लिए 100 से भाग देंगे। तो आप इस, तो यहाँ पर अंदर अंदर गुणा और ये बाहर बाहर गुणा, यानी ये जो 100 हैं ये ऊपर चले जाएंगे। तो हम लिख लेते हैं फिर इसको 2 गुणे 10 गुणे 100 गुणे 100 बटे 30 गुणे 10, तो 1 0 1 0 1 0 1 0 ये कैंसिल हो गए, तो हमारा क्या आता है 100 और 100, मतलब ये कुल मिला के 1000 हो जाता है, ये इसको 2000 बटे 3 यानी 2000 बटे 3 आता है। तो हम 2000 को 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा, लगभग 6 दशमलव ऐसा करके 6.33 करके आ जाएगा आंसर। तो ये देख लेते हैं, इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा कि 6.6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा। तो अगला देखते हैं अपना, अगला है विमानों के टायर सुचालक रबड़ से निर्मित होते हैं, क्योंकि देखो ये जो पहला दिया है, ताकि उड़ान के दौरान विमान में वायु के घर्षण से संचयित आवेश यानी ऊर्जा, जो भी चार्ज उनके आवेश संचयित हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, विमान के अवतरण के समय आसानी से भूमि में अंतरित किया जा सके। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब विमान उतरता है तो उस समय बहुत ही घर्षण होता है उनके पहियों से, तो उन पहियों में जो चार्ज आ जाता है उसको तुरंत आसानी से पृथ्वी में भेजा जा सके। क्योंकि जैसा कि आपने पृथ्वी को जानते हैं कि पृथ्वी न्यूट्रल होती है, अगर आप पे प्लस है तो वो प्लस को ले लेगी, अगर आपने माइनस ज़्यादा है तो माइनस को ले लेगी, यानी आपको न्यूट्रल ही रखेगी। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। सॉरी, इसका कथन 1 सही है, लेकिन ये जो कथन 2 कहते हैं तो ये कथन 2 गलत है, ताकि उड़ान के दौरान विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक, ये कथन 2 गलत है, इसको पढ़ने में टाइम वेस्ट करना बेकार है। तो यानी इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ओनली 1 कथन इज राइट। अगला है पृथ्वी ग्रह परिक्रमा गति से पृथ्वीवासी अनभिज्ञ रहते हैं, क्योंकि भूपृष्ठ पर प्रत्येक स्थान के लिए कोणीय वेग स्थिर रहता है। तो इस कथन की हम थोड़ा सा लंबे में बात करेंगे। अगला दिया पृथ्वी के साथ वायुमंडल परिक्रमा करता है, ये बात भी सही है कि पृथ्वी के साथ जो उसका वायुमंडल होता है वो भी साथ साथ में परिक्रमा करता है। और अगला है कि निकट की कोई वस्तु ऐसी नहीं है जो या तो स्थिर है अथवा पृथ्वी की गति से भिन्न गति पर विद्यमान है। जैसे कि हम चंद्रमा देखते हैं, तो चंद्रमा जो होता है अपना, तो थोड़ा सा डिफरेंस करता है, पृथ्वी की जो घूर्णन गति होती है उससे थोड़ा सा डिफरेंस करता है, यानी पृथ्वी के साथ ही लगभग साथ में घूमता है, इसलिए हमें एहसास नहीं होता। अगर कोई ऐसी वस्तु होती जो या तो स्थिर हो तो हमें गति का एहसास होता, या तो वो डिफरेंट गति से घूमती तो हमें पता चलता। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर, मतलब यानी दोनों कथन, ये दोनों कथन सही हैं। और जो पहला कथन है इसकी हम थोड़ा सा डीप में बात करने वाले हैं। तो ये जो पहला कथन है, इसने तो बात कही थी कि मतलब कोणीय वेग की, तो हम कोणीय वेग का एक फार्मूला होता है J इक्वल टू आई ओमेगा, J इक्वल टू आई ओमेगा। तो J जो होता है ये कोणीय संवेग होता है। कोणीय संवेग संवेग की ही तरह है, क्योंकि जब तक संवेग, अगर संवेग है तो संवेग में जब तक कोई बाह्य बल आरोपित नहीं करेगा तब तक संवेग नहीं बदलता, और अगर संवेग नहीं बदलेगा तो वेग नहीं बदलेगा, और वेग नहीं बदलेगा तो कुछ बदलेगा ही नहीं। तो इसी तरह कोणीय संवेग भी होता है। कोणीय संवेग जो है वो भी सेम होता है कि जब तक कि उसमें कोई बाह्य बल आघूर्ण, यानी बाहर से कोई अलग से फोर्स ना लगाया जाए बल आघूर्ण, तब तक कि उसका जो है वो ना ही तो जड़त्व आघूर्ण बदलने वाला, ना ही ओमेगा यानी कोणीय वेग बदलने वाला है। इसलिए इसका आई ओमेगा यानी ओमेगा जो होता है वो स्थिर होता है। तो यहाँ पर यही बात बोली गई है कि इसका कोणीय वेग स्थिर होता है। तो हाँ, ये बिल्कुल बात सही है। तो एक हम इसका एग्जाम्पल भी आपको बता दें, J इक्वल टू आई ओमेगा स्क्वायर, J इक्वल टू आई ओमेगा स्क्वायर। तो जैसे कि हम साइकिल चलाते हैं, तो साइकिल का पहिया जो है उसको चौड़ा क्यों बनाया गया है, मतलब बीच में खोखला क्यों रखा गया है, क्योंकि आई का एक फार्मूला होता है mr स्क्वायर इंटू ओमेगा। तो जब ये त्रिज्या बढ़ेगी, जब ये क्योंकि ये जो J है ये हमेशा नियत रहता है किसी भी चीज़ के लिए, जब तक बाह्य बल ना लगाया जाए। जैसे कि हम साइकिल पे बैठते हैं, जो हम साइकिल चलाते हैं ना, तो हम उस साइकिल के सिस्टम यानी निकाय बन चुके होते हैं,
इसलिए वो साइकिल कि हम एक भाग बन जाते हैं, तो वो बाह्य बल नहीं, वो आंतरिक बल हो जाता है, और आंतरिक बल से किसी की चीज गति में परिवर्तन नहीं किया जा सकता कभी भी। तो बाह्य बल से परिवर्तन किया जा सकता है। तो आर जो है, या तो हम उसकी त्रिज्या बड़ी कर दें, तो इसीलिए आपने इसकी देखी होगी त्रिज्या बड़ी होती है, और अक्सर आपने टायरों, कारों, इनके सबके पहिए होंगे वो खोखले ही बनाए जाते हैं, ताकि उसका ये जो एम है ये घटाया जा सके। एम घट जाएगा तो ये कोणीय वेग बढ़ जाएगा। कोणीय वेग का मतलब है अपने अक्ष के परिता घूर्णन। जैसे कि ये यहाँ पर एक लाइन खींची हुई है, इसके चारों तरफ जो चीज घूम रही है उसे हम कोणीय वेग बोलते हैं। जैसे कि पंखा होता है वो कोणीय वेग पर घूमता है, एक जो मतलब डंडी होती है, डंडी में लटका होता है ना, तो उसी के चारों तरफ यानी कोणीय वेग पर घूमता है वो, तो ये उसका कोणीय वेग बढ़ जाता है। जब ये त्रिज्या बढ़ेगी और द्रव्यमान घट जाएगा तो इसका कोणीय वेग बढ़ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और साथ साथ में आपको जो एनडीए की वोकैब है इसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वो भी वॉच कर सकते हैं। एनडीए के जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स होते हैं जिनमें 50-50 क्वेश्चन आते थे, उनकी भी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उन्हें भी वॉच कर सकते हैं साथ साथ में। और 5 सालों की ईडियम्स और फ्रेजेस भी करा रखे हैं, वो भी आप देख सकते हैं आराम से चैनल पर जा करके विजिट करिए, आपको बहुत ही फायदा होने वाला है। क्योंकि चलो मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।